हम दो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कंपैरिजन करेंगे और इस चैप्टर के फॉर्मूला और बहुत सारे कॉन्सेप्ट थियरी जैसे कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटो दोनों के फील्ड के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे और बहुत सारे थियोरेटिकल चीज़ें भी देखेंगे, दोनों में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटी है। तो ये बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है आपके लिए और इस दोनों टॉपिक पर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इसको लाइक करो और शेयर करो, और साथ ही साथ अगर कुछ डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो, मैं उस डाउट आपका क्लियर करूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी ग्रेविटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों एक तरह के फोर्स हैं, फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में, और दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एग्ज़ाम में नहीं बल्कि हमारी लाइफ में भी। और इस पूरे वीडियो में हम लोग बहुत सारे फार्मूलाज के बारे में इसमें देखेंगे और किस तरह से एक चैप्टर को अगर आप अच्छे से तैयार करते हो, इस वीडियो को से अगर आप तैयार करते हो तो दूसरे चैप्टर के बहुत सारे फार्मूला आपके ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। इसलिए बहुत ही काम का वीडियो जाने होने वाला है ये, और इसलिए पूरा देखना। तो इसमें ये सब टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। तो एक तरफ हम लोग रखते हैं ग्रेविटोस्टैटिक को और दूसरी तरफ हम लोग रखते हैं किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक को। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ग्रेविटी जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपेल नहीं करती है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ग्रेविटी के लिए मास रिस्पॉन्सिबल होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चार्ज में अगर आप देखेंगे तो चार्ज बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन मास में ऐसा कुछ नहीं होता है, मास होता है। तो इसलिए ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है इसमें, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होने की वजह से ये इसमें जो है अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है कि अगर दो सेम टाइप के चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट टाइप के चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा चीज़, दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला है वो न्यूटन ने दिया था, और वो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर यहाँ है, देखो F=G m/m/r²। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला है F=KQ1Q2/r² है, ठीक है। अब दोनों में अगर आप देखोगे तो ये एक G कांस्टेंट है और यहाँ पर K कांस्टेंट है, और बाकी का जहाँ पर चार्ज है अगर वहाँ पर आप मास रख दोगे, देखो चार्ज यहाँ पर मास रख दोगे तो आपका जो फॉर्मूला सेम हो जाता है। दोनों में r² है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी आगे देखते हैं, ग्रेविटोस्टैटिक में जो होता है वो जो कांस्टेंट आता है, कौन सा कांस्टेंट, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, F=G और दोनों का मास, दोनों बॉडी जो आपस में अट्रैक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अपॉन r²। तो ये जो G है ये यूनिवर्सल है, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कहते हैं इसलिए। और इसका जो वैल्यू होता है वो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। तो ये हर जगह सेम है, और ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह है। अगर हर जगह रहने वाले को अगर भगवान कहते हैं तो यस, ग्रेविटी ही भगवान है, क्योंकि ग्रेविटी आपको हर जगह मिलेगा इस पूरे यूनिवर्स में। और एक चीज़ है जिसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं, रेडिएशन के बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, किसी न किसी फॉर्म में रेडिएशन भी हर जगह मौजूद है। अब बात करते हैं इस K की। तो K का जो वैल्यू है, ये जो K का जो वैल्यू है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये K का वैल्यू है। ये मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। अब मीडियम टू ये K आया कहाँ से, तो ये कूलॉम्स लॉ वाला जो था Fe1/4πε0, यही K है, और Q1 Q2/r²। तो ये कूलॉम ने दिया था, और ये मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। अब मान लो कि दो चार्ज पानी में है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स डाल रहे हैं, अगर दोनों चार्ज को मैं ला के अगर एयर में रख दूँ तो दोनों का जो वैल्यू है वो क्या होता है,
जो फोर्स जो ये कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 9.9 इंटू 10⁹ से चेंज हो जाता है। ठीक है, वो कितना चेंज होता है वो एक स्टैटिस्टिक है, वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी करते हैं, दोनों फॉलो करते हैं। अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है? तो बेसिकली ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ बेसिकली एफ जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। आप ये दोनों क्वांटिटी को देख सकते हैं। ओके, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी को हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो ये भी फॉलो करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, वो भी फॉलो करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो आगे बढ़ते हैं। एविडेंस क्या है? तो रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ सैटेलाइट, हाई टाइड, लो टाइड, ये सब एविडेंस हैं जो सपोर्ट करते हैं ग्रेविटोस्टैटिक थियरी को। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो एविडेंस है वो दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं आफ्टर रबिंग, जैसे हेयर है और बलून है, आप रब करते हो दोनों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये इसका जो है एविडेंस है। अब दोनों पे स्पीड का क्या इफेक्ट होता है? तो अब तक हमने क्या पढ़ा है 10th या फिर 11th स्टैंडर्ड तक कि किसी भी बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर कोई भी बॉडी 10⁶ और 10�7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने लग जाए तो उसका मास चेंज होता है। और वो मास कितना चेंज होता है? तो m नॉट इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 1 - v²/c²। ये m नॉट आपका जो है बेसिकली ये आपका ये m नॉट है और ये m है। कितना मास चेंज हुआ, इसको m नॉट मत लिखो। तो ये m नॉट जो है रेस्ट मास है, जब वो बॉडी रुका हुआ था तब कितना मास था। अब वो चूंकि बहुत हाई स्पीड से मूव करने लग गया है तो उसका मास इतने अमाउंट से चेंज हो जाएगा। आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। और दूसरा चीज़ यहाँ पर ये अगर आप डिनोमिनेटर में ये देखोगे v²/c², तो ये प्रूफ देता है कि कोई भी चीज़ का स्पीड लाइट के स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर चार्ज की बात करूँ जिसका कि एक इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज में देखूँ तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज होता है। तो ये अगर मान लो इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से मूव करने लग गया तो उसका जो मास है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो चार्ज है चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। तो स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं होता चार्ज पे, जबकि मास पे होता है। आगे देखते हैं। दोनों में ही सेल थ्योरम बहुत फेमस है। अब सेल थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लो कि एक सेल है मेरे पास, ठीक है, सेल मतलब अगर मान लो फुटबॉल इमेजिन कर लो, अगर फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर खाली जगह होता है तो उसको हम लोग सेल बोलते हैं। ओके, अगर एक सेल है और उसका मास कैपिटल M है और इसका मास स्मॉल m है, एक दूसरा बॉडी है, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? तो वो फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही मिलेगा, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई r²। और चार्ज के भी केस में यही होता है। ओके, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देख सकते हो तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव नहीं रहेगा यहाँ पर। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी ये नेगेटिव नहीं रहेगा। मतलब सेम चार्ज रहेंगे तो वहाँ पर जो है पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज रिपल्सिव फोर्स होता है। और रिपल्सिव फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। और अट्रैक्टिव, ये भी याद रखना, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा है एग्जाम में। तो अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है और रिपल्सिव फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स है। आगे अब देखो दोनों में कितना सिमिलैरिटी है, बस चार्ज की जगह पर आपको मास रखना है। आगे देखते हैं। अगर मैं सेल की जगह पर अगर स्फेयर ले लेता हूँ, तो एक मान लो कि लोहे का वो स्फेयर है, पूरा सॉलिड है, ओके, अंदर से भरा हुआ है, तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरी बॉडी अगर यहाँ पर है? तो ऐसे केस में आपका ये न्यूटन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और इस केस में भी वही चीज़ आपको मिलने वाला है। ठीक है, दोनों में सेम फोर्स सेम फॉर्मूला रहने वाला, कोई चेंज नहीं होना। साइन कन्वेंशन का आपको थोड़ा केयर करना पड़ता है, देखना पड़ता है दोनों में से कौन सा चार्ज है, जो कि ग्रेविटी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं सेल थ्योरम में क्या कहता है। तो अब देखो यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाली है। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें? अब सपोज मेरे पास एक सेल है, मतलब अंदर से खाली है, शेल। ओके, शायद मैं सेल बोल रहा हूँ, सेल। ओके, तो अब यहाँ पर अगर कोई मास उसके अंदर है, देखो ये छोटा वाला मास इसके अंदर है, तो इस पर इस सेल की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? तो उसका आंसर है 0। इसकी वजह से, हाँ, इस स्फेरिकल सेल की वजह से मैं बोल रहा हूँ 0 लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो अगर मैं सपोज एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, कोई ये सेल बेसिकली बहुत छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना होगा, है ना। हर चीज़ तो किसी न किसी एटम से बना होता है, बहुत छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो अब यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो इसको इस तरफ खींचेगा,
और इसके डायगोनली अपोजिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कोई छोटा पार्टिकल है, वो इसको इस तरफ खींच रहा है। तो दो इक्वल अमाउंट के फोर्स और डिस्टेंस भी देखो दोनों सेम है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, यहाँ यहाँ हर जगह डायगोनली अपोजिट, तो टोटल मिला के 0 फोर्स लगता है, क्योंकि दोनों सब अपोजिट डायरेक्शन में, जितने लेफ्ट में हैं उतने ही राइट में फोर्स हैं। तो इसलिए वो फोर्स जो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब इस सेल की वजह से, मैं किसी बाहरी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे सेल की वजह से इसके अंदर। अब बात करते हैं चार्ज के केस में। तो मान लो कि एक स्फेरिकल सेल है, उस पर टोटल ऐसे चार्ज हैं प्लस की वजह से बहुत सारी, ये चार्ज स्फेरिकल सेल है, ओके, इस पर चार्जेस हैं। और इसके अंदर अगर मैं दूसरा कोई चार्ज रख देता हूँ, ये वाला, तो इस चार्ज पर इस पूरे स्फेरिकल सेल की वजह से क्या होगा, फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा, 0 फोर्स होगा। अगर आप कोई बाहर से भी कोई अगर एक चार्ज लाते हो, मान लो +Q1, तो इस चार्ज की वजह से भी इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। याद रखना, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में डिस्कस करेंगे। ओके, फोर्स इक्वल टू 0 होगा। सॉरी, आगे देखते हैं। ग्रेविटोस्टैटिक में आप देखो, सॉलिड अगर स्फीयर लेते हैं तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा। आप देखो, इस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स का फॉर्मूला अलग होता है, उसका डेरिवेशन है, आप उसको डिराइव कर सकते हो इजीली। तो फोर्स लगेगा और ये फोर्स टुवर्ड्स द सेंट्रल होगा। और हाँ, दोनों तरह के फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं, दोनों अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग काम करते हैं। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है दोनों, मतलब उनका जो है वर्क डन जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी याद रखना। और इस केस में भी अगर आप देखोगे, सॉलिड स्फीयर है और उसके अंदर कोई चार्ज है, तो उस पर भी फोर्स लगेगा। अगर ये खाली होता, फुटबॉल की तरह होता, अंदर जगह होता, तो इस पर कोई फोर्स, चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। ओके, लेकिन ये सॉलिड है तो इस पर फोर्स लगेगा। ओके, अब फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो फील्ड इंटेंसिटी जो होता है आपका Eg इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, अगर यहाँ पर मैं मास की जगह पर चार्ज कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है वो फोर्स अपॉन मास होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन ये फोर्स डिसाइड, जिस तरफ फोर्स रहेगा उसी तरफ जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो E इक्वल टू F/Q, ठीक है। अब ये 1/4 वही K है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो QI/r², ये फॉर्मूला आपको मिलता है। यहाँ पर देख लो, फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपको मिल जाएगा, Gm/r², और एक मास यहाँ पर है, डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइडेड बाय मास है आपका यहाँ पर है, तो ये मास कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा Gm/r²। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूँ तो क्या होता है, G की जगह पर आपको K रखना पड़ेगा और M की जगह पर चार्ज रखना पड़ेगा, R तो R ही है। तो देखो, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये 1/4, कन्फ्यूज मत होना, ये वही K है। तो दोनों में देखो कितना सिमिलैरिटी है। अब शील्डिंग की बात करते हैं। शील्डिंग मतलब सुरक्षा कवच, शील्ड बना देना, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। तो शील्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है ग्रेविटी में। ओके, ऐसा दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो ग्रेविटी से बचा है। ग्रेविटी हर जगह है, हर चीज़ के पास है। ओके, जहाँ कुछ नहीं वहाँ ग्रेविटी है। तो मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे पास एक सेल है जिसका मास कैपिटल M है, तो और इसके अंदर एक स्मॉल m है, छोटा सा मास है, तो इस सेल की वजह से इस पर जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो तो 0 होगा, नो डाउट। लेकिन अगर एक मास और यहाँ पर, तो इस मास की वजह से इस मास पर कितना फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली लगेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश डेफिनेटली करने वाले हैं। ठीक है, भले ही ये सेल है लेकिन ये फोर्स, लेकिन हाँ, ये वाला जो बड़ा वाला सेल है उसकी वजह से इस छोटे वाले मास पर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आप देखेंगे तो सपोज ये स्फेरिकल सेल है और ये छोटा सा चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसे मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये छोटा चार्ज है, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। और अगर मैं एक चार्ज इसके साइड में रखता हूँ, मान लो ये वाला चार्ज लेता हूँ, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा क्या, तो नहीं लगने वाला है। अगर इसके अंदर है, अगर ये इसके अंदर, ये वाला छोटा वाला चार्ज अगर
मेटालिक सेल के अंदर है, तो ऐसे केस में बाहर से कोई भी चार्ज इस पर फोर्स नहीं लगा सकता, और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बहुत सारे जगह पर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसका। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी होता है, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। उसका मतलब क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, तो उसके ऊपर एक मेटल की कवरिंग की जाती है, सो दैट बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है, तो वो उस शील्डिंग की वजह से वो अंदर का जो कंपोनेंट है, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक, वो सब सेफ रहते हैं। ओके, तो ये चार्ज इस पर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता। तो शील्डिंग पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का लाइटनिंग के टाइम पर भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा अब इसका यूज़ करते हैं। अगर आप मान लो लाइटनिंग हो रही है, बारिश का मौसम है और बिजली चमक रही है, और अगर आप अपने कार के अंदर हो, तो कार के अंदर आप बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि कार मेटालिक बॉडी है कार का, जो मेटल का बना हुआ है, वो पूरा आपको शील्डिंग प्रोवाइड करता है। तो अब बाहर से जो लाइटनिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्जेस है, उससे आप पूरी तरह से सेफ हो, तो आप बिल्कुल डेंजर जोन में नहीं हो। अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो तो यस डेफिनेटली यू आर इन डेंजर जोन बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, बिकॉज ऑफ थंडरस्टॉर्म। ओके, तो अगर आप ऐसे कहीं हो तो ये चीज़ का याद रखना, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ग्राफ की बात करें तो ग्रेविटोस्टैटिक में अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, तो अगर मैं उसका ग्राफ प्लॉट करूं तो उस ग्राफ का नेचर कैसा होता है। देखो, अगर मान लो मैं धरती के अंदर हूं, यहाँ पर हूँ, ओके, चलो मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे इस धरती के अंदर से मैं से बाहर आ रहा हूँ, अर्थ के अंदर से मैं आई एम कमिंग आउटसाइड, तो जी का बिहेवियर कैसा होगा। तो जी जैसे से आप बाहर आओगे वैसे वैसे आपका जी का वैल्यू बढ़ते जाएगा। जैसे से ये डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस 0 है, यहाँ शुरुआत किया आपने, जैसे से आप ऊपर आओगे वैसे वैसे ये जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा, ये यहाँ तक, सरफेस पे आपका जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर अंतरिक्ष में जाते हो, स्पेस में जाते हो, तो जी का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। ऐसे ये नेचर, ये एक्सपेक्टेड नेचर है ओनली। तो ये ग्राफ फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पर जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। अब अगर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो मान लो एक मेटालिक स्फीयर के अंदर हूँ मैं, ये मेटल का बना हुआ है, पूरा मेटल का बना हुआ है, मैं सेंटर पे हूँ। अब यहाँ से भी अगर मैं बाहर आता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मेरे हाथ में कोई डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहा है, तो जैसे जैसे मैं ऊपर आऊँगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा, जहाँ तक इसका सरफेस है, मतलब रेडियस, ठीक है। जो ये डिस्टेंस था वो आपका देखो यहाँ पर R=R लिखा है मैंने, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जैसे आप सरफेस पहुँचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा इस पॉइंट पर। और अब अगर आप ऊपर जैसे जाओगे तो ये सेम नेचर फॉलो करता है। तो देखो कितना सिमिलैरिटी है दोनों चैप्टर में। एक चैप्टर अगर आप अच्छे से तैयार करते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो फिर ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो ये ग्राफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो V=W/m है। अब अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तो जहाँ पर m है वहाँ पर q रख दो, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत सेम है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -Gmm/r, ओके, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो जहां पर m है वहां पर q रख दो, तो कैपिटल M q1, स्मॉल m q2 /r। अच्छा, अब यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंट केस है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन आता है यहाँ पर, क्योंकि ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव भी है। ओके, अगर दो Q1 और Q2 लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब मान लीजिए कि एक -2 कूलॉम चार्ज है और दूसरा +2 कूलॉम चार्ज है, तो 2 × 2, बट ये माइनस साइन है तो आपको -4 कूलॉम मिलेगा। तो ये -4 क्या, 0 से कम है ना, तो 0 से कम है तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, दो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मान लो एक चार्ज -2 q है और दूसरा भी -2q है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिलेगा, या फिर दोनों +q है तो भी आपको 4 मिलेगा। तो जब Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन 0 से ज़्यादा होगा तब वहाँ पर प्लस साइन आएगा। लेकिन आप देखो नेचर ऑफ फॉर्मूला देखो, तो यहाँ पर G है तो यहाँ पर K है, और यहाँ पर मास है तो यहाँ पर चार्ज है,
यहाँ पर दूसरा मास, तो यहाँ पर दूसरा चार्ज, यहाँ पर आर, यहाँ पर भी आर है, दोनों जगह पूरे फॉर्मूला में देख लो। तो अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब थोड़ा फॉर्मूला वगैरह डिस्कस कर ले। देखो फोर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का सिमिलरिटी आप देख सकते हो। तो मान लो ये अगर आप ये सब याद कर लेते हो, आगे भी है कुछ फॉर्मूला, तो अगर आप याद कर लेते हो तो ये इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको पता है क्या करना है। ठीक है, मास की जगह पर चार्ज रखना है, फिर चार्ज की जगह पर मास रखना है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर V = W/m और ये E = W/q है। तो कहने का मतलब है कि ये आप एक चैप्टर अच्छे से एक लिस्ट बनाओ, उसको अच्छे से तैयार कर लो, दूसरा का ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कंपैरिजन, दो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ कमेंट करो, और कुछ डाउट है या फिर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करो। डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।